हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर के साथ जो आपका पेपर हुआ था 22/7/2024। ये सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 20 से 22 क्वेश्चन आपके सेम एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है और हमने 15 यूनिट से हर एक टॉपिक्स को कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और 10 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट व्हाट्सअप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जो जिसका कॉस्ट है सिर्फ 500, जिसमें आपको टोटल 150 मार्क्स का, 80 मार्क्स का सोशलॉजी, 40 मार्क्स का जीके जीएस और 30 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर कंप्लीट आपको बीपीएससी का, और आपका बिहार स्टेट जो 100 मार्क्स का सोशलॉजी और 50 मार्क्स का अदर स्किल आर्ट ऑफ टीचिंग कंप्लीट आपको नोट्स दिया जाएगा। और पेड ग्रुप आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा। उसमें डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कॉल पे, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट डिटेल को आप जान सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हम मेन जो हमारा सब्जेक्ट है सोशलॉजी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसे हम काफ़ी जितना बेटर उसको समझ सके उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, शोध साक्षात्कार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। रिसर्च इंटरव्यू के बारे में आपसे पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर बीपीएससी आयोग ने राइट आंसर माना था ऑप्शन नंबर डी को, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक असमानता सामाजिक है क्योंकि, पहला ऑप्शन है वो व्यक्तियों के बारे में नहीं बल्कि समूह के बारे में है। इस इनका आधार केवल आर्थिक होता है। वो व्यवस्थित और संरचित होते हैं, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। एकल व्यक्ति, समूह या घटना की गहन जांच किसके साथ जुड़ी होती है? पहला ऑप्शन है तथ्य विश्लेषण, अवलोकन, व्यक्तिगत अध्ययन, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कोई भी आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई भी आपका ग्रुप इवेंट होता है, उस सब आपके केस स्टडी पे डिपेंड करता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शैक्षिक योग्यता इनमें से किसका उदाहरण है? आपसे पूछा जा रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसका एक एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, आर्थिक पूंजी, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों का उदाहरण माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सेम क्वेश्चन हमने अपने प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी में कराया हुआ था। आप जाकर एनसीईआरटी का सीरीज वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, आपको सेम क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्न में किस विधि का उपयोग गुणात्मक अनुसाधन में नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत अध्ययन, ऑप्शन बी है निजाती लेखन, सांख्यिकी विश्लेषण, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैटिकल एनालिसिस, उसको बोलते हैं सांख्यिकी विश्लेषण। जिस शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है वो किसका प्रकार है? पहला ऑप्शन है त्रिकाउशन, अन्वेषण, विवरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना, क्योंकि आपको डेली यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग
डेली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो क्वेश्चन 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। संपर्क और सामाजिक संघों का नेटवर्क निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, आर्थिक पूंजी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल कैपिटल, जिसे आप सामाजिक पूंजी के नाम से जानते हो। अनुसंधान परियोजनाएं जो बड़ी संख्या में लोगों के बारे में मानकीकृत तथ्य एकत्र करती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपको मैंने एक बात बताना भूल गया, जो भी हमसे पहले पेड नोट्स ले चुके हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मैसेज करना। आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो जो भी पहले से पेड कोर्स ले चुके हैं, आज वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आज ही व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जरूर ज्वाइन आप हो जाना। वहाँ पे बहुत सारे आपको डेली क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सामाजिक सर्वेक्षण। लोगों को उनके प्राकृतिक परिवेश में समझने के लिए गुणात्मक तथ्य को किस तकनीक का अनुसरण किया जाता है? पहला ऑप्शन है साक्षात्कार, ऑप्शन बी है अवलोकन, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व का अध्ययन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किसने परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें समाजीकृत की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है? आप जाकर मेरा वीडियो देखना, सोशियोलॉजी टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल सकता है। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि सोशियोलॉजी में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और बुक के ऑथर से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने इस पे सेपरेट वीडियो भी बनाया था स्टेटमेंट पे और बुक के ऑथर पे। उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है टी पार्सन्स, मैकआइवर एवं पेज, मैक्स वेबर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था, जो मैंने मैक्स वेबर पे टॉप 50 एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है? एक और काफी आसान क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, आर्किमटन, एमिल दुर्कीम, मोर देन वन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि एमिल दुर्कीम ने स्टेटमेंट दिया कि समाजशास्त्र सामाजिक फैक्ट्स पे आधारित होता है। जो भी सोशल फैक्ट्स होते हैं वो आपके सामाजिक शास्त्र के अंदर आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन धर्म और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में संबंधित है? देखो, अगर मैं रियली बता रहा हूँ, मैंने हर एक साइंटिस्ट के मतलब उसके ऊपर मैंने हर टॉप 100 टॉप 50 क्वेश्चन बनाया हुआ है। चाहे वो आपका कार्ल मार्क्स हो, मैक्स वेबर हो, एमिल दुर्कीम हो, कोई भी टी पार्सन्स हो। अगर आपने टॉपिक वाइज मेरा वीडियो देखा होगा, आप आसानी से सारे क्वेश्चन के आंसर बता सकते थे। अभी भी जाकर आप मेरा पहले का वीडियो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, जो जिसपे मैंने कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्कीम पे वीडियो बनाया हुआ है। जाकर आप देखोगे सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। जितने क्वेश्चन पॉसिबल थे हमने उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस सेट में देखने को मिलेगा, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है वो प्रणाली जिसके द्वारा किसी समाज में लोगों की श्रेणियों का एक पदानुक्रम पे स्थान दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सामाजिक अस्थिकरण।
तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया के बीच अंतर किसने डिफाइन किए हैं? बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हो कि लॉजिकल एक्शन और नॉन लॉजिकल एक्शन के बारे में बात कौन करता है, कौन इन 2 डिफरेंस के बारे में बताया था। तो याद रखिएगा एक ही नाम था विल्फ्रेडो पैरेटो, ठीक है? मैक्सिम बच्चन ने इसका आंसर आर के मटन डी का आउट किया था, लेकिन उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर जो होगा विल्फ्रेडो पैरेटो होगा, जो कि बीपीएससी आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन ई के साथ किया था। क्वेश्चन नंबर 85 सामाजिक अस्थिकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो इन 4 ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए कि सामाजिक अस्थिकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक। सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में वर्णित संस्कृतियां कौन सी है? पहला ऑप्शन है भावात्मक, आदर्शात्मक, चेतनात्मक, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में कौन सा कोशर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया है। जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संघर्ष से विनाश होता है। आदर्शमेत्मक रूप से समन्वित संघों की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसने किया था? पहला ऑप्शन है टालकोट पार्सन्स, ऑप्शन बी है रेल्फ डेंड्रॉफ, सी राइट मिल्स, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उन व्यक्तियों के समूह जो वर्ग व्यवस्था के हाशिए पर खड़े हैं क्योंकि श्रम विभाजन में पूरी तरह से एकीकृत नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा उन्हें कहते हैं अल्पकालिक सर्वहारा, ठीक है? याद रखिएगा अल्पकालिक, जिसे आप ल्यूम्पेन पोर्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। अनटचेबिलिटी अब जातियां किसे मानी जाती है, आपको ये बताना है। अनटचेबल, ठीक है? याद रखना कि अनटचेबल से आपको 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। पिछली बार बीपीएससी टीआरई 2 में आपसे पूछा गया था कि अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में दिया गया था? और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अनटचेबिलिटी जातियाँ किसे मानी जाती है? तो अनटचेबिलिटी से लेकर हर हर पेपर में, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2, टीआरई 3, हर एक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपके अनटचेबिलिटी पे ज़रूर होता है। तो याद रखिएगा टोटल क्वेश्चन 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जाति पदानुक्रम के बाहर। क्वेश्चन नंबर 91 है, किस प्रकार की एकजुटता में आत्मरत्मा सामूहिक रूप से व्यक्तिगत चेतना को पूरी तरह से घेर लेती है? पहला ऑप्शन है यांत्रिक एकजुटता, जैविक सामाजिक एकता, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समाज के सामाजिक विकास को बढ़ते स्तर के साथ इन ऑप्शन को आपको चुनना है कि इसके आगे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दमनकारी कानून को प्रतिकारी कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रियात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं? पहला ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, एकीकरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन एक संघर्ष सिद्धांतकार है? काफी आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो।
अगर आपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया होगा तो। याद रखिएगा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट जो कि काफ़ी एक फेमस थ्योरिस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट जिनका नाम माना जाता है आपके लेविस कॉल्जर को, रॉबर्ट कॉलिंस को, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 1 से अधिक होगा, क्योंकि दोनों आपके एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम था वो कब पास हुआ था? 1990 में, 1986, 1985, वन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ दिस? तो आप मुझे बता सकते हो कि इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ई होगा, नॉन ऑफ दिस। क्या आप मुझे बता सकते हो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो एक्टिविटीज थे, जो एक्ट था, वो कब आया था आपके भारत में? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर टाइप करना। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्षवाद से संबंधित है? पहला ऑप्शन है एमिल दुर्कheim, ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, एक से अधिक या नॉन ऑफ दिस? बात की जाए पॉजिटिज्म की, प्रत्यक्षवाद की, तो इसमें आपके एमिल दुर्कheim, अगस्त कॉम्टे का दोनों का नाम आता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपहास और गपशप किसके उदाहरण माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, अराजकता, एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में बहुत तेज गति से विकसित होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन संदर्भ समूह के प्रकार हैं? पहला ऑप्शन है आकांक्षी संदर्भ समूह, नकारात्मक, सकारात्मक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस आर्टिकल के तहत अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया? मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और आप देख सकते हो फिर आपको अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल के द्वारा समाप्त किया गया आपको फिर से बताना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कभी भी आप आने वाले एग्जाम की तैयारी करते हो तो उससे पहले जो भी एग्जाम हुए रहते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर कंप्लीट करके जाने चाहिए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि आर्टिकल 17 जो है आपका अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है और इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्रकट प्रकार्य वो हैं जो आपके अपेक्षित और मान्यता प्राप्त होते हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से इस ऑप्शन को देखते हो तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। याद रखिएगा जो भी आंसर बी आर अम्बेडकर टिक आउट कर रहे हैं वो आंसर उनका गलत है। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सेकंड बैकवर्ड के बारे में, जो कि बीपी मंडल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इस क्वेश्चन को याद रखना, फिर से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 103 है, जातियों का पदानुक्रमिक क्रम किसके भेद पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा शुद्धता और अशुद्धता पर, प्योरिटी और पॉल्यूशन पे। अप्रकट प्रकार्य वो हैं जो आपके बारे में पूछा जा रहा है, लेटेट फंक्शन के बारे में, लेटेट फंक्शन। तो याद रखिएगा जो लेटेट फंक्शन होते हैं वो आपके अनपेक्षित और अमान्य और अपेक्षित होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। सांस्कृतिक एक जटिल संपूर्ण है जिसमें शामिल है। पहला ऑप्शन है ज्ञान, आस्था, कला, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं?
तो आपको पता होगा जो कल्चर होता है उसमें आपके कला, आस्था और ज्ञान तीनों शामिल होते हैं, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे बीपीएससी टीआर 3 में। अगर आपने बेटर प्रैक्टिस किया होगा तो आप आसानी से इस बार ज्वाइनिंग नौकरी ले सकते हो अपने बीपीएससी टीआर 3 में। ईवी रामास्वामी नायकर को निम्न जातीय आंदोलन के नेता के रूप में भारत के किस भाग से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, मोर देन वन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, आपको नाम से पता चल रहा है रामास्वामी, जो कि एक दक्षिण भारत के रहने वाले थे। मैक्स वेबर ने अस्थिकरण के निम्नलिखित में किस आधार की शुरुआत की हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। जो मैंने कई बार आपको मैक्स वेबर की क्लास में आपको बताया था, क्लास स्टेटस और पावर, जिसके बारे में आपके मैक्स वेबर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थिकरण के प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है फंक्शनल थ्योरी के बारे में। याद रखिएगा, फंक्शनल थ्योरी जो कि हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये सेम क्वेश्चन आपको झारखंड लेडी सुपरवाइजर में पूछा गया था। तो याद रखिएगा कि फंक्शनल थ्योरी के प्रतिपादित आपको डेविस और मोरे को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जातीय प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर से आपको बता दूं कि जो भी मैं आंसर बता रहा हूं, मैं अपने मन से आंसर नहीं बता रहा। जो आपके बीपीएससी आयोग द्वारा फाइनल आंसर की डिक्लेयर किया गया था, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ सारे आंसर। इसलिए जो भी आंसर मैं टिक आउट करूँ, इसे आप ऑफिशियल आंसर के तौर पे लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता है? पहला ऑप्शन है सामान्य निवास, संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व, सहयोग और भावना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। द डेट ऑफ फैमिली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि स्टेटमेंट से और बुक के ऑथर से हमेशा 2 से 3 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने ऑलरेडी ऑथर पे और स्टेटमेंट पे टॉप 50 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट कराए थे। जाकर आप उस सीरीज को जरूर देखना, आपको सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक डेविड कपूर को माना जाता है, डेविड कूपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। परिवार के विविध पारिवारिक स्वरूपों को किस आधार पर क्लासिफाई किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक, क्योंकि निवास के नियम के आधार पर आप उन्हें अलग कर सकते हो, उत्तराधिकारी के नियम पर क्लासिफाई कर सकते हो, भोजन पद्धति की क्लासिफाई कर सकते हो। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। इनमें से किस में पति पत्नी के रिश्ते पर प्राथमिक जोर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, एक आणविक संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक संकल्पना। निम्नलिखित में कौन सा मातृवंशीय समाज का उदाहरण है? ये भी सेम क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसने पारंपरिक सत्ता और तर्कसंगत कानूनी सत्ता का विश्लेषण किया था? मैक्स मूलर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, मैक्स वेबर ने, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। नौकरशाही निम्नलिखित में किस प्रकार का सत्ता है? पहला ऑप्शन है कानूनी, ऑप्शन बी है करिश्माई, ऑप्शन सी है पारंपरिक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा लीगल। ठीक है, नौकरशाही एक लीगल सत्ता का प्रकार माना जाता है।
आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि जो आधुनिक समाज है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, वो आपके कानून के शासन के तौर पर शासित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। कुछ शक्तिशाली फर्मों द्वारा किसी बाजार या उद्योग पर इफेक्टिव नियंत्रण और प्रभुत्व को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है अल्प अधिकार, अराजकता, निरंकुशता, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसने अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी में पुश्तैनीवाद का विश्लेषण किया हुआ है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा मैक्स वेबर। जाकर आप पहले सर्च करो मैक्स वेबर। मैक्स वेबर मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च करना, मैक्स वेबर पे टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चन आपको मैक्स वेबर से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, सब क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। निम्नलिखित में किसने खुला एक्सचेंज का अध्ययन किया है? पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल मोस, माल्वस्की, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाजार विनिमय निम्नलिखित पर किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार संबंध से। द गिफ्ट, द फॉर्म एंड रीजन फॉर एक्सचेंजेस इन आर्थिक सोसाइटी की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है जो कि हर बार आपके सोशियोलॉजी में पूछा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल मोस। इसे याद आप जरूर रखना, आपके एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन आर्थिक व्यवहार का गैर आर्थिक निर्धारक है? पहला ऑप्शन है धार्मिक मूल्य, विचारधारा, भावनाएं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक। निम्नलिखित में किसने जजमानी व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया है? ये सेम क्वेश्चन आपको मेरे प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा, जो कि जजमानी व्यवस्था के बारे में WH वाइसल बहुत सारे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। एक सेम क्वेश्चन आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया था, जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराए थे, उसमें सेम क्वेश्चन आपको जजमानी व्यवस्था से देखने को मिल सकता है, और एक सेम क्वेश्चन आपके यूपी पीजीटी में पूछा जा चुका है। पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्नलिखित पर किस पर आधारित है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? क्या बताऊँ, कितने आसान-आसान क्वेश्चन है। अगर आपका स्कोर नहीं हो पाता है, सोचो बहुत दुःख की बात होगी मुझे, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है। आप जाकर एक बार ज़रूर देखना, जो भी मैंने पहले सोशियोलॉजी में जितने भी यूट्यूब पे वीडियो कराए हुए हैं, आप उसे ज़रूर एक बार चेकआउट करना। खासकर ऑथर ऑफ बुक एंड स्टेटमेंट ज़रूर चेकआउट करना। आपको सेम क्वेश्चन आपको मेरे पहले प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल सकता है, जो सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। याद रखिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन बुक आपको एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक है। जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई वस्तु जो उपयोगी वस्तु नहीं थी, उपयोगी वस्तु बना दिया जाता है और उसको बाजार अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पण्यकरण, जिसको इंग्लिश में कॉमोडलाइजेशन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा निकाय जो एक विशेष क्षेत्र में विधिसम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के तौर पर। मैक्स मूलर निम्नलिखित में किस धर्म का प्रारंभिक रूप मानते थे? तो काफी आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेचरिज्म, जिसे प्रकृतिवाद के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र के मध्य भेद के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमिल दुर्खिम ने। निम्नलिखित में कौन-सा दृष्टिकोण ये मानता है कि परिवर्तन क्रमिक और समायोजनात्मक तरीके से होता है, ना कि अचानक हिंसक तरीके से? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा,
धर्म के प्रभाव में कमी आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन को आप रट्टा ज़रूर मार लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हरित क्रांति के अधिकांश क्षेत्रों में नई तकनीक कौन से लाभान्वित हो सकते हैं? मध्य किसान, बड़े किसान, छोटे किसान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, क्योंकि जब हरित क्रांति में नई तकनीक आएंगे तो सबको लाभ होगा, सिर्फ न छोटे न बड़े किसान, सबको थोड़ा बहुत लाभ जरूर होता है। एक सामाजिक आंदोलन की क्या विशेषताएं हैं? तो याद रखिएगा, एक सामाजिक आंदोलन की बहुत सारे अधिक विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे कि निरंतर सामूहिक कार्रवाई हो, नेतृत्व हो, उनका विचारधारा हो। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। महिला आंदोलन किस प्रकार का सामाजिक आंदोलन है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको यूपी पीजीटी में पूछा भी जा चुका है कि महिला आंदोलन किस प्रकार का एक सामाजिक आंदोलन है। तो याद रखिएगा, सुधारवादी। सुधारवादी याद रखिएगा, सुधारवादी एक तरह का आंदोलन है जो कि सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत आता है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन एक तरह का पारिस्थितिक आंदोलन माना जाता है। इकोलॉजिकल मूवमेंट होता है, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल मूवमेंट। 1970 के दशक में नए किसान आंदोलन किस क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था? पंजाब, तमिलनाडु, सिक्किम, मोर देन वन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा भारत में जनजातियों को क्लासिफाई करने का उपयोग किए जाने वाला एक अस्थायी गुण माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अर्जित लक्षणों के आधार पर जनजातियों का क्लासिफाई किस मानदंड का उपयोग करते हैं? तो क्वेश्चन 141 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। जब आदिवासी समूह खुद को नए संपर्क में आए, अन्य लोगों को अपने अलग अलग दर्शाने के लिए स्वयं को जनजाति के रूप में परिभाषित करने लगते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं जनजातिवादी विचारधारा। वर्जिनियस खाका के अनुसार समकालीन समय में जनजातीय पहचान के दावों को मुख्य रूप से निम्नलिखित में किन कारणों का जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय समाज में मध्य वर्ग के उदय को। माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को उनके निम्नलिखित में किस कार्य को रेखांकित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस ऑन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो एक काफ़ी फेमस पुस्तक है जिसमें जिक्र किया गया था जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के लिए कृत्रिम निरोध क्या है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक निरोध क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। जनसांख्यिक संक्रमण का सिद्धांत निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा, आर्थिक विकास के समग्र स्तर पर। अगला क्वेश्चन काफी आसान है। 1952 में भारत डैश देश था जिसका स्पष्ट रूप से जनसंख्या नीति की घोषणा करी थी? पहला, दूसरा, 10वां, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो याद रखिएगा कि जो आपका भारत है, 1952 में पहला ऐसा देश था जो जनसंख्या नीति की घोषणा करी थी। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस वर्ष झटका लगा था? तो टाइम था 1975 से 1976 का, जो एक परिवार नियोजन कार्यक्रम के तौर पे काफ़ी इसको झटका लगा था। आज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है कि भारत में आयु विशिष्ट लिंग अनुपात की गणना किस वर्ष हुई थी? 1961, 1962, 1963 या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 1961 में आयु विशिष्ट लिंगानुपात की गणना की गई थी। तो ये रहा आपका सोशियोलॉजी का 150 क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए थे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज़ में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिल्कुल बिना स्किप के सारे क्वेश्चन ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया है, तो आप 500 में पूरा कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट व्हाट्सएप पेड ग्रुप्स जॉइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। जीके जीएस 40 मार्क्स का और आपका 30 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर और 100 और 80 मार्क्स का जो आपका मेन सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा। जो भी डाउट होता है, कुछ भी आपको डेली प्रैक्टिस सेट के लिए आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे कॉल पे बात भी कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल करें, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा, जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालीफाई कर सकते हो, जैसे मैंने अपना खुद का पेपर क्वालीफाई किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।